नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, घर पर तोड़फोड़ को लेकर बीजेपी पर बरसे असदुद्दीन ओवैसी, कहा कट्टरपंथ के लिए भाजपा जिम्मेदार। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि किसान महापंचायत व भारत बंद को लेकर तैयारी में जुटे किसान व मजदूर नेता। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाकियू के गढ़ में किसान आंदोलन पर चुप्पी साध गए सीएम योगी, रालोद को किया नजरअंदाज। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। घर पर तोड़फोड़ को लेकर बीजेपी पर बरसे असदुद्दीन ओवैसी, कहा कट्टरपंथ के लिए भाजपा जिम्मेदार। जी हाँ दोस्तों, एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी के दिल्ली स्थित घर पर कुछ लोगों ने तोड़फोड़ कर दी। ओवैसी ने इसको लेकर भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि लोगों के कट्टरपंथ के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को हिरासत में लिया है। ओवैसी ने कहा कि अगर किसी सांसद के घर पर इस तरह हमला होता है तो इससे क्या संदेश जाता है। मैं शिवपाल यादव से मिलने आया था, वो यूपी के इतने बड़े नेता हैं। राजधानी दिल्ली के 24 अशोका रोड स्थित एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी के बंगले पर तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। वहां पर कुछ लोगों ने उनके नेमप्लेट ट्यूबलाइट को क्षति पहुंचाई है। नई दिल्ली के डीसीपी के मुताबिक मामले में 5 लोगों हिरासत में लिया गया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसान महापंचायत व भारत बंद को लेकर तैयारी में जुटे किसान व मजदूर नेता। जी हां दोस्तों, टोल प्लाजा पर संयुक्त किसान मोर्चा आह्वान पर किसान आंदोलन के समर्थन में अनिश्चितकालीन धरना जारी है, जहां मंगलवार को संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में नई अनाज मंडी पानीपत में 26 सितंबर को होने वाली किसान महापंचायत व 27 सितंबर को भारत बंद की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। अध्यक्षता अखिल भारतीय किसान सभा के जिला संयोजक डा सुरेंद्र मलिक व भाकियू के पूर्व प्रधान जयकरण कादियान ने की। सीटू मजदूर संगठन के राज्य सचिव सुनील दत्त ने कहा कि कृषि कानूनों के विरोध में किसानों को आंदोलन पिछले करीब 10 माह से जारी है, लेकिन सरकार कानून वापस लेने को तैयार नहीं है। उन्होंने बताया कि पानीपत में होने वाली किसान महापंचायत में हजारों की संख्या में किसान मजदूर शामिल होंगे। वहीं अगले दिन भारत बंद दुनिया का सबसे बड़ा ऐतिहासिक बंद साबित होगा। बंद में ज्यादा से ज्यादा लोग सड़कों पर उतरेंगे। इसका देश की 19 विपक्षी पार्टियों ने भी समर्थन किया है। ऐसे में भारत बंद दुनिया में इतिहास रचने वाला। चलते हैं अगली खबर की तरफ। भाकियू के गढ़ में किसान आंदोलन पर चुप्पी साध गए सीएम योगी, रालोद को किया नजरअंदाज। जी हाँ दोस्तों, भाकियू के मजबूत गढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गन्ना मूल्य बढ़ाने की घोषणा कर किसानों की नब्ज पर हाथ रख गए। कहा कि गन्ना मूल्य बढ़ाने के लिए कमेटी बना दी है। गन्ना मूल्य बढ़ता है तो इससे बिजनौर के ही 3.5 लाख से अधिक किसानों को फायदा होगा। किसानों को कई करोड़ मूल्य का अधिक भुगतान मिलेगा। साथ ही भुगतान में भी इस बार तेजी रहेगी। हालांकि योगी आदित्यनाथ कृषि कानूनों, भाकियू, किसान आंदोलन और रालोद पर एक शब्द भी नहीं बोले। बिजनौर को भाकियू का मजबूत गढ़ माना जाता है। जिले के किसान काफी संख्या में किसान आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं। माना जा रहा था कि किसान आंदोलन को लेकर वे कुछ कहेंगे, लेकिन वे इससे किनारा कर गए। हालांकि किसानों को उन्होंने साधने का प्रयास किया। कहा कि चीनी मिलें अब भी नुकसान का रोना रो रही हैं। सरकार जानती है कि 3 साल से गन्ना मूल्य में फूटी कौड़ी की भी वृद्धि न होने से किसान नाराज हैं, लेकिन प्रदेश सरकार इस बार गन्ना मूल्य बढ़ाने की तैयारी में है। गन्ना वेस्ट यूपी के किसानों की प्रमुख फसल है। अकेले बिजनौर में ही 3.5 लाख से अधिक किसान गन्ने की खेती से जुड़े हुए हैं। जिले की खेती की जमीन के 70% से अधिक रकबे पर 2.5 लाख हेक्टेयर से अधिक जमीन पर गन्ना बोया जाता है। गन्ना जिले के किसानों की लाइफलाइन है। इस बार गन्ना सीजन की तैयारी पूरी हो चुकी है और मिलें अगले महीने पेराई शुरू कर देंगी। गन्ना मूल्य बढ़ाने से जुड़ी बैठक में जिले के 2 किसानों ब्रह्मपाल सिंह और भूपेंद्र सिंह को लागत जानने और विचार रखने के लिए शामिल भी किया गया था। हालांकि नजीबाबाद चीनी मिल की पेराई क्षमता बढ़ाने के लिए संबंध में सीएम ने कोई घोषणा नहीं की। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में शराबबंदी की मुहिम हवा हवाई। एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा की शराब बरामद, वोटरों को परोसने के लिए मंगाई गई थी। जी हाँ दोस्तों, बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है। इसके बावजूद बिहार पंचायत चुनाव के नजदीक आते ही शराब की मांग अधिक हो गई है। शनिवार को राज्य के जो जिलों में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए की शराब बरामद की है। ये शराब पंचायत चुनाव में खपाने की तैयारी थी। अवैध शराब के मामले में बिहार पुलिस को पहली बड़ी कामयाबी पटना सिटी में मिली। पटना सिटी क्षेत्र के अगम कुआं थाना के 0 माइल के सोनाली पंप के पास हरियाणा और पंजाब निर्मित शराब को एक ट्रक से बरामद किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर एक्साइज विभाग के अधिकारियों ने घेराबंदी कर महात्मा गांधी सेतु के पास से भारी मात्रा में शराब बरामद की। मिली जानकारी के मुताबिक बरामद शराब को धान के भूसे में छुपाकर लाया जा रहा था। पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर और खलासी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं।
शराब की सप्लाई हरियाणा पंजाब से लाई जा रही थी। शराब की कीमत 80 लाख रुपए बताई गई है। औरंगाबाद जिले के अंबा थाना क्षेत्र के एरका चेक पोस्ट के पास गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने भारी मात्रा में एक ट्रक विदेशी शराब, एक कार देसी शराब बरामद कर 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि यह शराब पंचायत चुनाव में वोटरों को परोसकर अपने पक्ष में वोट देने के लिए मंगवाई गई थी। शराब की कीमत लगभग 50 लाख बताई गई है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में कोरोना जांच में बड़ी गड़बड़ी, मधुबनी में मिले संक्रमितों ने बिगाड़ा स्वास्थ्य विभाग का गणित। जी हां दोस्तों, बिहार में कोविड टेस्टिंग और आंकड़ा संग्रह के तरीके पर गंभीर सवाल खड़ा हो गया है। ऐसा हुआ है मधुबनी स्टेशन पर कोरोना वायरस टेस्टिंग के दौरान मिले संक्रमितों की वजह से। बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार की शाम रिपोर्ट जारी कर पूरे प्रदेश में 24 घंटे के अंदर केवल 6 नए संक्रमित मिलने का दावा किया। सोमवार की शाम ऐसी ही रिपोर्ट में केवल 7 नए संक्रमित मिलने का दावा किया गया था। पिछले करीब हफ्ते भर से पूरे प्रदेश में मिलने वाले नए संक्रमितों की संख्या इतनी ही बताई जा रही है, लेकिन इस आंकड़े के गणित पर अकेले मधुबनी रेलवे स्टेशन पर मिलने वाले नए संक्रमितों ने सवाल खड़ा कर दिया है। रविवार से सोमवार के बीच केवल इसी स्टेशन पर 65 नए कोविड संक्रमित मिलने की बात कही जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार मधुबनी से मिले कोरोना के 65 संदिग्धों के लेकर स्वास्थ्य विभाग संशयित है। विभाग को इन यात्रियों की जांच पर ही शक है, इसलिए इनकी दोबारा जांच कराई जा रही है। शायद इसलिए ही विभाग इन आंकड़ों को कोविड पोर्टल पर अपलोड नहीं कर रहा है। सरकार ने बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद जिलाधिकारी और सिविल सर्जन को इन संदिग्धों की RT-PCR जांच के निर्देश दिए थे, जिसमें से समाचार लिखे जाने तक 8 रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जो निगेटिव बताई जा रही है। रविवार से सोमवार के बीच विभिन्न हिस्सों से ट्रेनों से जंक्शन पर उतरने वाले यात्रियों की जांच में 65 यात्रियों के एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव पाए गए थे। इस बात की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को भी मिली। इसके बाद आनन फानन में जिलाधिकारी मधुबनी और सिविल सर्जन को निर्देश दिए गए कि संदिग्ध कोरोना संक्रमितों की पहले RT-PCR जांच कराएं। आदेश के बाद मंगलवार को जिला प्रशासन और सिविल सर्जन ने 65 संदिग्धों के साथ कुल 135 यात्रियों के सैंपल लेकर RT-PCR जांच के लिए भेजे। इनमें से रात 8:30 बजे तक 8 रिपोर्ट मिली थी और सभी नेगेटिव थी। बीजेपी को यूपी में नहीं मिलेगी 140 सीट से ज्यादा, किसान नेता राकेश टिकैत ने किया दावा। कहा, मैं भी कर रहा हूँ राजनीति। जी हां दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत की अगुवाई में पिछले 10 महीने से किसान केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 कृषि कानूनों के विरोध में धरने पर बैठे हुए हैं। पिछले दिनों संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से यूपी के मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत का आयोजन भी किया गया था। एक इंटरव्यू के दौरान जब राकेश टिकैत से यूपी की राजनीति को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं राजनीति करता हूँ। इसके साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया है कि यूपी में बीजेपी की 140 से ज्यादा नहीं आएगी। एक इंटरव्यू के दौरान राकेश टिकैत से सवाल किया गया कि आप कह रहे हैं इस बार बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा, आपको क्या लगता है कि बीजेपी कितनी सीटें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत सकती है? इस सवाल पर किसान नेता ने कहा कि इनकी 140 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी। किसान नेता ने यूपी में हुए पंचायत चुनाव का हवाला देते हुए कहा कि उसमें इनको कितनी सीट मिली है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत चुनाव में डरा धमकाकर वोट लिया गया। एंकर ने उनसे कहा कि 1 साल में आपने जितनी लोकप्रियता हासिल की उतना मुझे नहीं लगता कि किसी किसान नेता ने हासिल की है। आप स्टार किसान नेता बन गए हैं। उन्होंने कहा कि हम स्टार नहीं हैं, हम हल चलाने वाले किसान हैं। उनके जवाब पर कहा गया कि आपको ऐसा नहीं लगता कि आप स्टार बन गए हैं। राकेश टिकैत एंकर के इस सवाल पर कहने लगते हैं कि मैंने टीवी देखता हूँ, ना ही अखबार पढ़ता हूँ, ना मैंने बाहर की दुनियादारी देखी है। उन्होंने चल रहे किसान आंदोलन को लेकर कहा कि इस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। चीन फिर कर रहा कोई गुस्ताखी, राहुल गांधी बोले नए युद्ध के साए में जी रहा है भारत। जी हां दोस्तों, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत चीन के बीच अब भी तनातनी का माहौल है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्विटर पर कहा है कि भारत अब एक नए युद्ध के साए में जी रहा है। राहुल ने एक खबर शेयर की है जिसमें कहा गया कि चीन सीमा के पास अपना बुनियादी ढांचा तेज कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने लिखा, बॉर्डर पर हम एक नए युद्ध प्रतिमान का सामना कर रहे हैं, इसे नजरअंदाज करने से काम नहीं चलेगा। राहुल गांधी ने जो खबर ट्विटर पर शेयर की है उसमें दावा किया गया है कि चीन लगातार लद्दाख में सीमा के पास अपने हथियार तैनात कर रहा है और युद्धाभ्यास भी कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन रात के समय में ड्रिल भी कर रहा है। बता दें कि राहुल गांधी ने पिछले साल पेंगोंग झील में भारत चीन सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद से लगातार भारत और चीन के बीच सीमा गतिरोध से निपटने पर सरकार की आलोचना करते आ रहे हैं। दोनों पक्षों ने धीरे धीरे हजारों सैनिकों के साथ साथ भारी हथियारों को लेकर अपनी तैनाती बढ़ा दी है। कई सैन्य और राजनयिक वार्ताओं के बाद दोनों पक्षों ने पिछले महीने गोगरा क्षेत्र में विघटन प्रक्रिया को पूरा किया था। फरवरी में दोनों पक्षों ने अलगाव पर एक समझौते के अनुरूप पेंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारे से सैनिकों और हथियारों को हटा दिया था।
दोनों देशों ने वर्तमान में संवेदनशील क्षेत्र में लैक के पास लगभग 50,000 से 60,000 सैनिक तैनात कर रखे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी की रैलियों का रोड मैप तैयार, पीएम मोदी व सीएम योगी के गढ़ में भी भरेंगी हुंकार। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले चुनाव से पहले अब सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। अपने पिछले दौरे के समय पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक के दौरान प्रियंका गांधी ने अपनी चुनावी तैयारियों को और तेज करने के संकेत दे दिए थे। इसी क्रम में अब प्रियंका गांधी की रैलियों का रोडमैप तैयार किया जा रहा है। वरिष्ठ पदाधिकारियों का दावा है कि प्रियंका गांधी 29 सितंबर को मेरठ के अलावा पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में भी उनकी जनसभाएं लगाई जाएं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा ने केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों सहित लोगों से जुड़ने के लिए 29 सितंबर से मेरठ में शुरू होने वाली जनसभाओं का रोडमैप तैयार करने का निर्देश प्रदेश यूनिट को दिया है। प्रियंका से 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में लोगों से किए गए वादों के बारे में कई सार्वजनिक घोषणाएं करने की उम्मीद है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, प्रियंका गांधी वारा से कांग्रेस द्वारा विभिन्न मोर्चों पर किए जाने वाले वादों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण घोषणा करने की उम्मीद है। वादों में 3 कृषि कानूनों को खत्म करना, किसान 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, मुफ्त बिजली, किसानों का कर्ज माफ करना और लोगों से संबंधित कुछ अन्य मुद्दों पर पार्टी के रुख के बारे में शामिल हो सकते हैं। प्रियंका गांधी ने हाल ही में लखनऊ में 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारियों की समीक्षा की थी। ने राज्य के पार्टी नेताओं से उत्तर प्रदेश की लगभग सभी विधानसभा सीटों में लगभग 12,000 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली प्रतिज्ञा यात्रा शुरू करने के लिए कहा था। पार्टी ने प्रस्तावित यात्राओं का एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया है, जो अगले महीने नवरात्रि समारोह के दौरान जिलों के अधिकांश हिस्सों को कवर करेगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा नेता का अजीबोगरीब बयान, भारी बहुमत से जीतेंगी ममता बनर्जी, बीजेपी नहीं खड़ा करे उम्मीदवार। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को शर्मसार करते हुए भाजपा नेता राजीव बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भारी अंतर से जीतेंगी और बेहतर होता कि पार्टी ने उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार ही नहीं उतारा होता। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के पूर्व मंत्री ने कहा, लोगों ने उन्हें जनादेश दिया और वो 213 सीटों के साथ सत्ता में वापस आ गईं। वो भवानीपुर से चुनाव लड़ रही हैं और कांग्रेस ने उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा करने का फैसला किया है। हम लोगों के फैसले को नजरअंदाज नहीं कर सकते और लोग उन्हें चाहते हैं। वो राज्य की मुख्यमंत्री हैं। वो भवानीपुर में भारी अंतर से जीतने जा रही हैं। सही तो यह होता अगर भाजपा भी इस चुनाव से दूर रहती। उन्हें ममता के खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा करना चाहिए था। विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस से हारने वाले राजीव बनर्जी ने मुख्यमंत्री के प्रति शुभेंदु अधिकारी के दृष्टिकोण की भी आलोचना की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ने कहा, लोगों ने उन्हें 213 सीटों के साथ सत्ता में वापस लाया और इसलिए उस व्यक्ति के बारे में गलत बोलना ठीक नहीं है। फूफू कहलू बेगम जैसी टिप्पणियां कर शुभेंदु ने हमारे प्रति लोगों के मन में गलत धारणा बनाई। किसी को सीएम कद की नेता के बारे में बोलते समय सावधान रहना चाहिए। धार्मिक विभाजन जैसे मुद्दे पर बोलते हुए राजीव बनर्जी ने कहा, मैंने पार्टी को धार्मिक लाइनों का पालन न करने को लेकर समय समय पर चेताया था, क्योंकि मुझे पता था कि धार्मिक विभाजनकारी राजनीति पश्चिम बंगाल में काम नहीं करेगी। लेकिन पार्टी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया है। पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। राजीव बनर्जी पहले पश्चिम बंगाल कैबिनेट के सदस्य थे, लेकिन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वो भाजपा में शामिल हो गए और डोमजूर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े, जहां से वो पहले विधायक थे, लेकिन पार्टी बदलने के बाद हार गए। अपनी हार के बाद वो बागी बन गए हैं। उन्होंने पार्टी विरोधी बयान देना और पार्टी की बैठकों से बचना शुरू कर दिया है। राजीव बनर्जी पर तृणमूल कांग्रेस के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी और कई तृणमूल नेताओं से मुलाकात करने का आरोप लगाया गया था और इसके लिए उन्हें कारण बताना पड़ा था। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता के अनुसार राजीव बनर्जी को उनकी पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए 2 बार कारण बताओ नोटिस दिया गया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।